दोस्तों आपकी जॉब डिपेंड किस पे होती है, डिसाइड किस बेसिस पे होती है, वो होती है आपके इंटरव्यू पे। तो आज कुछ ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन है, बेसिक है, जो हर एक इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं या आपको साइट पे काम भी आएंगे। और प्रैक्टिकल वे से मैं आपको बताने वाला हूँ। है थ्योरेटिकल में जो टाइपिंग में है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल वे से पढ़ाए जाएंगे। बाकी आप ये हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन वहाँ पे आपको रीड आउट के लिए मिलेंगे। लेकिन यहाँ जो मैं आपको बताऊंगा वो पूरे प्रैक्टिकल से रिलेट करके बताने वाला हूँ। तो ज़रूर देखो, कंप्लीट वीडियो देखो और काफ़ी काम आपके आने वाले हैं। अगर स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो तो आपके काफ़ी काम की वीडियो। तो स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग कहाँ मिलेगी? सिविल साइट विजिट चैनल पे आपको मिलेगी। तो सबसे पहला इंटरव्यू क्वेश्चन है, कोई भी वॉल्यूम है कंक्रीट का, वो कैसे मेजर किया जाता है? कुछ भी है, बीम होता है, कॉलम है या स्लैब है, उसको किया जाता है उसकी लेंथ जो होती है, उसकी विड्थ जो होती है और उसकी जो थिकनेस होती है। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसका वॉल्यूम मिल जाता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इस साइट पे जाके काफ़ी काम आएंगे और इंटरव्यू में जब बैठोगे तो ये क्वेश्चन काफ़ी काम आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई कंक्रीट कवर इज प्रोवाइडेड फॉर रिइंफोर्समेंट? तो जो हमारी स्टील होता है, रिइंफोर्समेंट है, उसमें कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं हम लोग? तो कवर देखो, ऐसे तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट करके पढ़ सकते हो क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे जिस पेज में मैं प्रैक्टिकल वे में आपको बताऊंगा, क्योंकि साइट से रिलेट करके ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। तो कंक्रीट में कवर इसलिए प्रोवाइड करते हैं, जो देखो, अगर हमारी जो रेनफोर्समेंट है, स्टील है, वो मिट्टी से टच रहेगी, मिट्टी से लगी रहेगी या मॉइस्चर से लगी रहेगी, तो उसमें क्रोजन आ जाती है और उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो डिट्रॉयड हो जाता है सरिया और वो वीक हो जाता है और टूट जाता है। लेकिन अगर हम कवर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या होगा, ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। तो हाउ टू डू चेक लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट? जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे लेवल कैसे चेक किया जाता है? तो उसके लिए क्या होता है, सेपरेट लेवल होता है, डंपी लेवल होता है और लेवलिंग पाइप। बेसिकली इंडिया में इन चीज़ों से चेक किया जाता है। बाकी तो काफ़ी चीज़ें हैं, आजकल टोटल स्टेशन आ गया, टोटल स्टेशन से सब काम हो जाता है, कुछ ज़रूरत ही नहीं है कुछ और। एक टोटल स्टेशन रख लो, सर्वे का सब काम उससे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ डंपी लेवल और मिनिमम रीडिंग कैन वी टेक? जो डंपी लेवल होता है उसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? 5 mm की उसकी एक्यूरेसी रहती है, उससे इतना ज़्यादा एरर नहीं आता है। और मिनिमम रीडिंग जो हम 5 mm की मिनिमम रीडिंग उससे ले सकते हैं। अगर हम बात करें, हाउ डू यू कैलकुलेट द वेट ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 10 mm डाया स्टील? अगर कोई भी सरिया, देखो, बिना उसको तोले, उसका वेट किए आप उसका वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? तो वो फंडा क्या रहता है, हम क्या करते हैं, एक फार्मूला हमारा होता है। देखो, एक तो हमें यूनिट वेट जब पता होता है तो हम सीधा यूनिट वेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे? जितनी उसकी लेंथ रहती है। क्योंकि 1 मीटर का हमें पता होता है, 12 मीटर का सरिया है, 8 है, 10 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें उसका वेट मिल जाएगा। लेकिन एक फार्मूला भी होता है, डी स्केयर इंटू एल डिवाइड बाई 162। तो इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा स्टील का वेट कितना होगा। और ये सामने आप फार्मूला वही देख रहे हो। व्हाट इज़ द इक्वेशन यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द यूनिट वेट ऑफ स्टील बार? तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डी स्केयर क्या हो गया? डी हो गया हमारा डाया, जो भी डाया है हमारा 10 mm का बार है या 20 है, 30 है, 32 है, तो उसका स्केयर कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 162 से, और वो पर मीटर की लेंथ निकल जाएगी। और अगर हम डी स्केयर इंटू एल जो भी आपकी लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उस लेंथ की भी मिल जाएगी। तो साइज़ क्या होता है कंक्रीट क्यूब का? ऐसे तो काफ़ी साइज़ होते हैं कंक्रीट क्यूब के, लेकिन स्टैंडर्ड साइज़ जो यूज़ किया जाता है इंडिया में वो होता है 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर, जहाँ 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू डू इफ़ एनी कंक्रीट क्यूब फेल इन 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट? क्या करते हो अगर बाई चांस, जो हम देखो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं हम लोग, हमारा क्या होता है, जो कंक्रीट होता है उसकी हम स्ट्रेंथ चेक करते हैं। हमने कोई भी ग्रेड यूज़ किया है, M10, 20, 15, तो हम चेक करते हैं कि हमने जो ग्रेड बनाया था तो वो उतनी स्ट्रेंथ दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। तो उसको हम उसका क्या करते हैं, क्यूब टेस्ट या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं 28 दिन के बाद। अगर वही फेल हो जाए
तो आपको क्या करना होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोर कटर किया जाता है। कोर कटर क्या होगा, कोई भी स्ट्रक्चर में आपने वो कंक्रीट डाला है, ग्रेड डाला है, जो कंक्रीट बनाया था हमने कॉलम में डाला है, तो कॉलम हमारा फिलअप हो गया था, 28 दिन बाद हमें वो रिजल्ट नहीं मिला, तो हम क्या करते हैं, जो कॉलम होगा उसमें होल करते हैं, कोर करते हैं। कोर कटर क्या होगा, एक सिलेंडर सा, मतलब एक कोर कटर पे हमारी वीडियो भी है सिविल साइट विजिट चैनल पे। तो कोर कटर करते हैं, वो निकालते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, जैसे हम क्यूब का टेस्ट करते हैं वैसे हम उस कोर का टेस्ट करते हैं, और उस रिपोर्ट को हम जो भी हमारे क्लाइंट रहेंगे या हायर अथॉरिटीज़ रहेंगे उनको भेजते हैं, वो उस पर डिसाइड करते हैं कि इस पर आगे क्या फर्दर लेना चाहिए। उस पर रिबाउंड हैमर टेस्ट भी किया जाता है, अल्ट्रासोनिक टेस्ट भी किया जाता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, फिर उसके बाद की जाती हैं। अगर कुछ नहीं बनता है फिर उसके बाद कॉलम को तोड़ दिया जाता है और फिर दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मिक्स रेशियो फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। क्या मिक्स रेशियो होती है M20 की, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और ये मिनिमम ग्रेड भी है। अगर हम कॉलम, बीम या स्लैब के लिए यूज़ करते हैं तो इससे कम का ग्रेड हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। तो 1:1.5 रेशियो 3 1 हो गया हमारा क्या बोलते हैं सीमेंट, 1.5 हो गया सैंड, और 3 हो गया हमारा एग्रीगेट। तो यूनिट वेट ऑफ 12 mm स्टील बार का क्या यूनिट वेट होता है, वो होता है 0.89 kg/मीटर। और जैसे मैंने ऊपर भी बताया, आप कैसे निकाल सकते हो, d²L/162 की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होती है, व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ स्टील, वो होती है 7850 kg/m³। और डेंसिटी आप ज़रूर सीख के रखिए, हर चीज़ की डेंसिटी अगर आपको पता रहती है तो उसकी हेल्प से क्या होगा, अगर आपको डेंसिटी पता रहेगी तो आप इजीली क्या कर सकते हो, आप इजीली कर सकते हो किसी भी चीज़। ये काम कहाँ आएगा, बिल्डिंग में काम आएगा, प्लानिंग में काम आएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी की हेल्प से हम वेट भी निकाल सकते हैं, काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो डेंसिटी हर एक चीज़ की आपको पता होनी चाहिए, हर चीज़ की, मतलब बेसिक स्टील हो गया, ब्रिक हो गया, एग्रीगेट हो गया, सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, इन चीज़ की आपको डेंसिटी पता होगी तो अच्छा है। तो जो लोग मेरे को लग रहा है वीडियो देख रहे होंगे तो कमेंट ज़रूर करना सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है Fe45 स्टील ग्रेड है, 415 क्या इंडिकेट करता है स्टील में, तो 415 जो होता है वो इंडिकेट करता है, क्योंकि देखो स्टील ग्रेड काफ़ी आते हैं, 550, 500, 650। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये करते हैं उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब उसको हम इतना बेंड कर देंगे, इतना लोड डाल के, तो उस पे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ डिसाइड होती है कि ये इतनी इसकी यील्ड स्ट्रेंथ है या टेंसाइल स्ट्रेंथ है कि इसके बाद ये फेलियर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 50 kg ऑफ बैग सीमेंट। तो 50 kg सीमेंट बैग है, उसका वॉल्यूम कितना रहता है, उसका वॉल्यूम रहता है 0.035 m³। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है, इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग एवरेज वैल्यू ऑफ स्टेयर विड्थ कितनी होती है, 900 mm। मतलब उसकी विड्थ हम एवरेज कितनी लेके चलते हैं, जो हमारी कौन सी होती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है, तो उसकी हम लेके चलते हैं 900 mm। क्लियर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा बनता है वो बनता है कि जो स्टेयर होती है हमारी, तो उसमें क्या स्लोप हमें रखनी होती है, क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ स्टेयर शुड नॉट बी एक्सीड 40 डिग्री। देखो 40 डिग्री से अगर ज़्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, चढ़ने में दिक्कत होगी, उतरने में दिक्कत होती है। तो 40 डिग्री हम मैक्सिमम कितनी रखते हैं, और 25 से 40 डिग्री आपको चलना होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील इन कॉलम। कॉलम में हमें मिनिमम कितना डाई का स्टील डालना होता है, 12 mm का। 12 mm से कम हम नहीं डालते, 12 mm से 10 mm का आपने एक कॉलम की तरह देखा हो, शेयर वॉल होती है। तो शेयर वॉल में हम क्या करते हैं, 10 mm का सरिया डालते हैं, लेकिन कॉलम में आपको कितना डालना होता है, 12 mm का। फिर जो स्टैंडर्ड साइज होता है ब्रिक का, वो कितना होता है, वो होता है 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर। ये काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ये हर एक सिविल इंजीनियर को आने चाहिए, तभी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूनिट वेट ऑफ आरसीसी। एक आरसीसी जो होती है उसका यूनिट वेट कितना होता है, मतलब एक यूनिट, क्या करें हम, एक कोई स्लैब कास्ट हो चुकी है, ठीक है, उसका एक पोर्शन पकड़ते हैं हम, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय गहरा 1 मीटर, उसको काट के निकालते हैं, उसका यूनिट वेट हम कितना करते हैं, वो होता है 2500 kg/m³। और एक काम कहाँ आएगा आपको, काम आता है, कोई भी चीज़ है, लगा लो कोई स्लैब है हमारी, उसका वो अप्रॉक्स 10 m³ हो रही है, और हमें उस पर डिसाइड करना है कि हम नीचे शटरिंग किस हिसाब से लगाएं, क्या लगाएं। तो हम 10 m³ को 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल वेट हमारा इतना टर्न हो रहा है।
तो हमें ऐसी शटरिंग नीचे करनी पड़ेगी, ऐसी चीज़ लगानी पड़ेगी कि हमारा जो शटरिंग होगी वो फेल ना हो। बाकी हम कहाँ काम आता है, आप जब डिज़ाइन करते हो वहाँ काम आएगा। तो काफ़ी चीज़ें, यूनिट वेट कभी वेस्ट नहीं जाता है, वो काफ़ी जगह काम आपके आता ही आता है। अगला क्वेश्चन है 1 एकड़ कितने स्क्वायर फीट के बराबर होता है? तो 1 एकड़ जो होता है वो होता है 43560 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। अगला जो क्वेश्चन हम बात करेंगे उसके बारे में है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन क्या होती है, जिसकी हेल्प से हम टेस्ट करते हैं। क्यूब टेस्ट हो गया, नहीं वो सीटीएम, तो यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन हो गई। नेक्स्ट सीमेंट एक्सपायर कब करता है? तो सीमेंट 3 महीने के बाद एक्सपायर कर देता है। एक्सपायर इन द सेंस करता है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, डे बाय डे डिक्रीज होने लग पड़ती है। तो 3 महीने बाद जो भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी उसके 3 महीने बाद उसकी स्ट्रेंथ धीरे 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 डिक्रीज होती जाती है। और ये जो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस पे प्रैक्टिकली वीडियो हमारे, मैं आपको मेंशन कर दूँ, सिविल साइड विजिट जो चैनल है हमारा 1000+ वीडियोज़ हो गई हैं और प्रैक्टिकली सब चीज़ें हमने वहाँ क्लियर की हैं बच्चों के लिए। तो 1 स्क्वायर मीटर कितने स्क्वायर फीट के इक्वल होता है? तो वो होता है 10.76 स्क्वायर फीट के इक्वल हमारा रहता है। तो व्हाट इज यूनिट वेट ऑफ 25 mm स्टील बार? यूनिट वेट कितना होता है 25 mm स्टील बार का? वो होता है 3.85 kg पर मीटर। 1 हेक्टेयर किसके बराबर होता है? 2.747 एकड़ के। और 1 गैलन कितने लीटर के बराबर होती है? 3.78 लीटर के। 1 किलो न्यूटन किसके इक्वल होता है? 101.97 kg के। 1 टन किसके इक्वल होता है? 1000 kg के लिए। ये सब चीज़ें काम आएगी जब बिल्डिंग वगैरह में बैठोगे आप। तो मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट अलाउड इज 1.5 मीटर। होता क्या है, हमारी कोई फुटिंग की कास्टिंग हो रही है, कंक्रीटिंग हो रही है, या किसी चीज़ की कंक्रीटिंग हो रही है, तो कंक्रीट टीएम से डाला जाता है, जहाँ कोई भी प्रोसेस से कंक्रीट डाला जाता है। तो कई कुछ लोग क्या करते हैं, तगारी जो रहती है उसकी हेल्प से सीधा फेंक देते हैं। उससे होता क्या है, हमारा कंक्रीट फैल जाता है, मतलब एग्रीगेट कहीं जा रहा है, सीमेंट कहीं, सीमेंट कहीं, तो वो किसी काम का कंक्रीट नहीं रहता। तो आपको हमेशा जब भी आप ट्रांजिट मिक्सचर से टीएम से कंक्रीट कर रहे हो तो आपको शूट यूज़ करनी है। जहाँ आप जैसे भी मैन्युअली कर रहे हो तो शूट यूज़ करनी है, क्योंकि 1.5 मीटर ज़्यादा से कंक्रीट हम फेंकेंगे वो किसी काम का कंक्रीट नहीं रहता। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लेवल वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट। ये मैंने स्टार्टिंग में भी दूसरा तीसरा क्वेश्चन था हमारा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है? डंपी लेवल। लेकिन आजकल ऑटो लेवल आ गया, डंपी लेवल इतना देखने को नहीं मिलता है। ऑटो लेवल आ गया, टोटल स्टेशन आ गया, उसकी हेल्प से आप कर सकते हो। और दोनों चीज़ें आप प्रैक्टिकली हमारे चैनल पे सीख सकते हो। दोनों की मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। ऑटो लेवल भी सीख सकते हो, टोटल स्टेशन भी सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो, फ्री में सीख सकते हो सिविल साइड विजिट चैनल में। और मिनिमम बार अगर हम जो रखते हैं, सर्कुलर कॉलम जो रहता है उसमें मिनिमम कम से कम कितने बार होने चाहिए? 6 बार उसमें होने चाहिए। और स्क्वायर या रेक्टेंगल में आपको, रेक्टेंगल है तो उसमें आप 6 बार उसमें भी होने चाहिए, स्क्वायर है तो 4 बार होंगे तो वो चलेगा। तो अगला जो क्वेश्चन है, इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसीसी। एसीसी जो होता है, एसीसी ब्लॉक के बारे में आपने सुना होगा, कंक्रीट, तो वो क्या फुल फॉर्म होती है? ऑटोक्लेवेटेड एरेटेड कंक्रीट, उसे हम एसीसी ब्लॉक भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनडीटी। एनडीटी क्या होती है? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। और अगला क्वेश्चन जो है, रिंग एंड बॉल टेस्ट इज कंडक्टिंग ऑन विच कंस्ट्रक्शन मटेरियल। रिंग वॉल टेस्ट किस पे किया जाता है? बिटुमिन पे किया जाता है। इसमें मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो में आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिसमें मैंने मेंशन किया था कि कैसे वो टेस्ट किया जाता है। और आईएस कोड क्या कहते हैं, जो हमारी हुक होती है, हमारा जो स्टीरअप है, रिंग है, उसकी जो हम हुक रखते हैं वो हमें कितनी रखनी चाहिए? वो रखते हैं हम मिनिमम 75 mm हुक हम उसकी रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा लेंथ इन बेंट अप बार। जो बेंट अप बार होती है उसकी कटिंग एक्स्ट्रा लेंथ कितनी होती है? हमें जो भी कटिंग लेंथ देनी होती है, देखो हमारा 12 मीटर का सरिया आ रहा है लेकिन बीच में हमें उसे बेंट अप देने हैं, तो उसको हम करते हैं 0.45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे हमें वैल्यू मिल जाती है कि हमें एक्स्ट्रा कितनी रखनी है। लीस्ट काउंट कितना होता है डंपी लेवल का? ये मैं पहले बता चुका हूँ, 5 mm उसका होता है। ए फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 20%। अगर एक जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है 20% से ज़्यादा उसको पानी नहीं सोखना चाहिए। अगर अगला 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक अगर पड़ी है, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक कितनी होंगी उसमें? 500 नग होता है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक में। ठीक है।
जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है पोर्टलैंड सीमेंट की वो कितनी होती है, 25% होती है। एक्सपेंशन जो टेस्ट की जाती है पोर्टलैंड सीमेंट की वो किसकी हेल्प से की जाती है, साउंडनेस टेस्ट जो रहता है उसकी हेल्प से। और एक चीज़ जरूर करनी है, जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कमेंट ज़रूर करना है, जो चीज़ें आइडिया नहीं लग रही हैं उस पर हम एक्सप्लेन वीडियो लाएंगे। बाकी तो ये आपके इंटरव्यू क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू IS कोड फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अचीव्ड आफ्टर, कितने दिन के बाद जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ अचीव होती है, 28 दिन के बाद। फुल तो नहीं बोल सकते लेकिन 95 प्लस या 99 तक बोल सकते हैं। बाकी तो वो कितने साल लेगा पूरी स्ट्रेंथ अचीव करने में वो कोई उसका गारंटी नहीं होती। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट, वो होता है 0.035 MQ, ये हम पढ़ चुके हैं। मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज फॉर RCC, जैसे मैंने कहा RCC के लिए जो मिनिमम ग्रेड यूज़ करते हैं वो M20 होता है। सीमेंट जैसे एक्सपायरी हम पढ़ चुके हैं। बट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। DPR क्या करती है, DPR की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, पूरी रिपोर्ट बनती है। जो हमारा क्लाइंट रहेगा या सुपीरियर अथॉरिटीज़ हैं उनको हमें रिपोर्ट भेजनी पड़ती है मंथली, वीकली या डेली। तो उसमें डेली DPR होती है, उसमें लिखा रहता है कि कितना मटेरियल आया, कितना कंज्यूम हुआ, क्या काम हुआ, क्या शेड्यूल है, वो सब चीज़ें DPR में मेंशन होती है। तो कोई भी किसी को भी हम बता सकते हैं कि इतना काम हुआ या नहीं। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है कंक्रीट का, इनिशियल होता है उसका 30 मिनट और फाइनल होता है 600 मिनट उसका होता है, मतलब 10 घंटे के बाद वो अप्रोक्स सेट हो गया होता है। जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सुपरवाइज़ करने कंस्ट्रक्शन साइट को, एस्टिमेशन का उसका काम होता है, परचेजिंग का उसका काम होता है, एनालाइज करना होता है, फिर जो शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग होती है वो एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर का काम होता है। अगर हम बात करें व्हाट कैन द पोटेंशियल रिस्क फैक्टर फॉर वर्कर ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, तो क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं साइट पे आपको एज ए सेफ्टी इंजीनियर, क्योंकि सिविल इंजीनियर का काम भी सेफ्टी का होता है। आजकल तो ये भी हो गया कि अगर बाई चांस किसी की डेथ होती है साइट में या कुछ होता है तो सबसे पहले हाथ सिविल इंजीनियर पे होता है। इवन 2-2 साल की आज तक जेल भी हो चुकी है काफ़ी सिविल इंजीनियर्स को। तो सबसे पहला रिस्क होता है गिरने का, हाइट से गिरने का, तो उसके लिए सेफ्टी बेल्ट्स होती हैं। सेफ्टी बेल्ट्स आपको जो भी PPEs होती हैं वो एज ए सिविल इंजीनियर आपको प्रेफर करनी है कि वो जो आपके लेबर है वो पहन के ही काम करे। बाकी सेफ्टी इंजीनियर वहाँ है, आप सेफ्टी इंजीनियर को गाइडेंस दे सकते हो कि ये ऐसे नहीं हो रहा है उससे, बाकी सेफ्टी इंजीनियर का वर्क रहता है। लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इंजीनियर की रहेगी, जो एग्जीक्यूशन इंजीनियर रहेगा उसकी रहती है। अगला जो रिस्क होता है वो स्काफोल्डिंग और ट्रेंच में गिरने का होता है या उसका टूटने का होता है, इलेक्ट्रिक शॉक का रहता है, आर्च ब्लास्ट का रहता है, और मोशन इंजीनियरिंग चलते फिरते जो होती है। और हाइब्रिड फाउंडेशन क्या होती है, इसके बारे में किसी को पता है? तो हाइब्रिड फाउंडेशन होती है जिसमें सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हाई राइज बिल्डिंग जो रहती है, ठीक है, हाई राइज बिल्डिंग के क्योंकि लोड काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जाता है कि जितनी स्टोरेज जाते जाएंगे नीचे मिट्टी की उतनी बेरिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो बेरिंग कैपेसिटी तो होती है लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, एक मतलब वो सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं कि एक हाइब्रिड फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं कि थोड़ी भी, क्योंकि अगर बड़ी बिल्डिंग में थोड़ी भी सेटलमेंट हुई तो क्रैक्स बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़े क्रैक्स हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइब्रिड फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें पहले क्या होता है, पहले पाइल्स डाली जाती हैं, मतलब पाइलिंग की जाती है, उसके ऊपर मैट फाउंडेशन कर दी जाती है। तो दोनों को मिला के जब कर दिया जाता है तो सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है डिमोलेशन इज कॉमनली डन बाय जो डिमोलेशन की जाती है, बिल्डिंग तोड़ी जाती हैं, उसको किस किस हेल्प से किया जाता है? हाइड्रो डिमोलेशन होती है, डिसमेंटलिंग होती है, और प्रेशर वेस्टिंग की हेल्प से किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है एक्सप्लेन फ्लोटिंग स्लैब फाउंडेशन क्या होती है। फ्लोटिंग स्लैब फाउंडेशन होती है, तो मतलब देखना उसमें क्या होता है, a type of mat foundation having the hollow mat formed by the grid of thick reinforcement concrete wall between two thick reinforced concrete slab। मतलब ऊपर भी स्लैब होती है reinforced concrete की, नीचे भी, और बीच में हालो। कभी कभी क्या करते हैं ग्रिड जो आई सेक्शंस होती हैं वो भी डाली जाती हैं, कभी कभी कंक्रीट के वो सेक्शन बना दिए जाते हैं, मतलब बीच में खाली रखी जाती है, ऊपर नीचे उसके मैटर होता है। वो काफ़ी अच्छी रहती है लेकिन उसका वेट कम करने के लिए उसको मतलब थिकनेस बढ़ जाती है लेकिन वेट कम होता है उसका। फ्लैशिंग क्या होती है? फ्लैशिंग होती है एक पोर्शन होता है, मतलब हमारा अगर हम बात करें, आपने इंडिया में तो नहीं होता, फॉरेन में चिमनीज देखी होंगी, तो वो बाहर को रहती है, उसको ढक दिया जाता है अंदर पानी न जाए। तो ऊपर जो कोई भी ऐसी जगह है जहाँ से पानी अंदर घुस चलता है, उसका हम ऊपर उसको प्रोटेक्शन दे तो उसे हम फ्लैशिंग भी बोलते हैं।
तो वो चीज़ है फ्लैशिंग। कोपिंग भी बोलते हैं, कोपिंग भी वैसी चीज़ आ गई थोड़ा बहुत।